हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हमने कहानी स्टार्ट की है भेड़े और भेड़िए, जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है। हरिशंकर परसाई ने न केवल व्यंग्य विधा को हिंदी साहित्य में स्थापित किया, बल्कि व्यंग्य को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके समाज, सामाजिक व्यवस्था और राजनीति पर करारा व्यंग्य करते हुए उसकी पोल खोलने का पूरा प्रयास किया। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने न केवल लोकतंत्र की नींव, चुनाव के महत्व को प्रतिपादित किया है, बल्कि चुनाव में होने वाली धोखाधड़ी, धांधली को भी बड़े ही चुटीले अंदाज में प्रस्तुत किया है। वन प्रदेश में चुनाव की खबर सुनते ही कैसे भेड़िए बौखला जाते हैं और भेड़ें खुश हो जाती हैं। भेड़ें खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आ जाएगा, जबकि भेड़िए सोचते हैं कि हमारी जनसंख्या तो 10% है, भेड़े और अन्य छोटे जानवर तो 90% हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार उनकी बनेगी। फिर हम खाएंगे क्या, कहाँ जाएंगे, क्योंकि वे तो मांसाहारी थे और भेड़े शाकाहारी। इसलिए उन्हें लगता है कि उनका जीवन यापन भेड़ों की सरकार में मुश्किल हो जाएगा। अब एक बूढ़ा सियार आता है और उस भेड़िए से कहता है कि यदि आप मेरी बात माने और मेरी योजना के अनुसार चले तो मैं आपका ऐसा चुनाव प्रचार करूंगा कि अंततोगत्वा भेड़े आपको ही वोट देंगी और आपकी ही सरकार बनेगी। आप चिंतित ना हो, आप हमारे महाराज हैं। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि हर भेड़िए के पास कुछ सियार होते हैं जो हुआ हुआ करते हुए उनकी चापलूसी करते हैं, उनकी फेंकी हुई मांस और हड्डियों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए वो उसकी चापलूसी करता है, क्योंकि उसके द्वारा ही सियारों का भी स्वार्थ और हित सिद्ध होना संभव था। वह योजना बनाता है और योजना के अंतर्गत 3 रंगे सियारों को लेकर आता है। नीले सियार को वह स्वर्ग का पत्रकार और नेता बताता है, हरे सियार को धर्मगुरु और पीले सियार को कवि, लेखक और विद्वान बताता है। भेड़िए के पूछने पर कि ये क्या करेंगे, वह कहता है कि यही तो आपका सारा प्रचार प्रसार करेंगे। और इस तरह वह भेड़िए का भी रूप परिवर्तित करके उसे संत भेड़िया बनाता है। उसके मुख में घास के तिनके खोस देता है, गले में कंठी पहना देता है और मस्तक पर तिलक लगा देता है। इस प्रकार रंगे हुए सियारों को लेकर और परिवर्तित रूप वाले भेड़िए को लेकर के भेड़िया संत बनाकर उसकी जयकार करता हुआ बूढ़ा सियार आगे आगे चलता है, पीछे पीछे भेड़िया और रंगे सियार चलते हैं। जब वे जनसभा में पहुंचते हैं तब भेड़ें उन्हें देखकर भागने लगती हैं। वह उन्हें रोकता है और कहता है, भाइयों और बहनों, डरो मत, भय मत करो, भागो मत। ये भेड़िया अब वह भेड़िया नहीं, ये भेड़िया अब संत भेड़िया बन चुके हैं। पिछले 1 सप्ताह से इन्होंने कोई मांसाहार ग्रहण नहीं किया है, शुद्ध शाकाहार ग्रहण किया है, सिर्फ घास खाना सीख लिए हैं, घास खाते हैं। इन्हें बड़ा पश्चाताप है कि भेड़िया जात ने आप लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए इनकी आंखों में आंसू भर आते हैं और इनका सर लज्जा से झुका हुआ है, क्योंकि उसने पहले ही आदेश दिया था भेड़िए को कि सर ऊपर मत उठाना, नजरें नीचे ही करके रखना और कुछ बोलना मत। ये 3 मुख्य हिदायत उसने भेड़िए को दे रखी थी। और अब वह उस बात के लिए कहता है कि लज्जा से इनका सर इतना झुका हुआ है कि ये अपना सर ऊपर भी नहीं कर पा रहे हैं। अन्य तीनों सियारों के विषय में कहता है, इन्हें तो आप पहचानते न होंगे, ये स्वर्ग से आए हुए दूत हैं, इन्हें आप कैसे पहचानेंगे। ये नीला रंग का जो दूत है यह स्वर्ग का पत्रकार है, नेता है, और पीले रंग का यह दूत जो है वह बड़ा ही विद्वान, कवि और लेखक है और अपने विचारों से आपको अवगत कराएगा। यह हरे रंग का जो देवदूत है यह धर्मगुरु है, यह स्वर्ग का देवदूत है, स्वर्ग का धर्मगुरु है, यह अपने उपदेशों से आपको ज्ञान देगा। कृपया आप बैठें और इसकी बातों को सुनें। उसकी मीठी मीठी बातों को सुनकर भेड़ें थोड़ा रुकती हैं। वह बूढ़ा सियार चालाकी से कहता है कि यह भेड़िया संत हैं, आपके भाई हैं, आप इनसे डरे मत। आज ही की घटना सुने
एक भेड़ के छोटे बच्चे को जब इन्होंने देखा कि उसके पैर में कांटे चुभ गए हैं तो उसे अपने दांतों से निकाला। यही नहीं, दर्द से कराहते हुए उसकी मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार किया और इस प्रकार से उसको शुद्ध शाकाहारी सिद्ध करने पर जो उसकी इच्छा थी वह सफल हुई। भेड़ें उसकी बात सुनने के लिए रुक गई। तीनों सियारों के द्वारा उसने प्रचार प्रसार के लिए मीठी मीठी बातें कहलवाई। पीले सियार को विद्वान और कवि बताया था। जब उसकी बारी आई तो वह कुछ न जानता था, हुआ हुआ करने लगा। उसकी हुआ हुआ सुनकर बाकी सियार जो सभा में बैठे थे वह भी हुआ हुआ करने लगे। तब उसने इशारे से उन सियारों को चुप रहने को कहा और कहा कि ये कवि कोरस में गाते हैं। इनका कहना है कि आप सभी एक मत से भेड़िया संत को वोट दें, क्योंकि भेड़िया संत महान है, सर्वत्र व्याप्त हैं। ये संत हो चुके हैं और आपके हितों के बारे में ही सोचते हैं। नीले सियार ने उपदेश दिया, जिसे स्वर्ग का पत्रकार बताया गया था। उसने अपनी मीठी मीठी भाषा में कहा कि ये संत भेड़िया कोई सामान्य पशु नहीं है, ये अब संत हो चुके हैं। याद रखिए, समाज में निर्बलों की रक्षा हमेशा बलवान ही करते हैं, इसलिए आपकी रक्षा के लिए भेड़िए ही सक्षम हैं। इन्हें तो बेवजह बदनाम किया गया है। भेड़ और भेड़िए, कितनी समानता है आपके नामों में और इतनी ही समानता आपके स्वभाव में है। बस ये थोड़े से बदनाम हैं। इन्हें अवसर दीजिए, ये आपसे बलवान हैं और सदैव आपकी रक्षा करेंगे। और जब हरे सियार की बारी आती है तो वह कहता है कि जैसा कर्म इस लोक में आप करेंगे वैसा ही आपको स्वर्ग में फल मिलेगा। आप यहाँ वोट देंगे, आप वहाँ वोट पाएंगे। आप यहाँ इन्हें राजा बनाएंगे तो आप वहाँ भी राजा बनेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे वही फलित होगा। एक धर्मगुरु के ऐसे वचनों को सुनकर भेड़ें प्रभावित हो जाती हैं और इस प्रकार उन तीनों सियारों की बातों में आ जाती हैं। उन तीनों सियारों की बातों को जो बूढ़ा सियार होता है वह अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या करता है। भेड़िया संत अब संत हो चुके हैं, सर्वत्र व्याप्त है और इन्हीं का प्रकाश लक्ष लक्ष तारों में रात्रि में चमकता है। इन्हीं के माथे पर सुबह की प्रकाश मस्तक पर इनके तिलक लगाती है और सांझ भी इन्हीं के प्रताप से होती है। इस प्रकार बढ़ा चढ़ाकर ऐसी व्याख्या करता है जैसे वह पश भेड़िया न होकर वाकई में उन स्वर्ग के देवदूतों की व्याख्या के अनुसार एक बहुत बड़ा संत हो, जिसके लिए उन भेड़ों की रक्षा, उन भेड़ों के हित रक्षा के सिवा कोई जीवन में उद्देश्य न रह गया हो। भेड़ें उनकी बातों को सुनती हैं और उनके मन में विचार आता है, बात तो सही है, निर्बलों की रक्षा तो सबल ही कर सकते हैं। और इस प्रकार से जब चुनाव आता है तो वे उस भेड़िए को अपने हित रक्षा के लिए वोट दे देती हैं। इस प्रकार से उस भेड़िए की सरकार बन जाती है और भेड़ें जो सीधी साधी थीं उस चुनाव प्रचार के बहकावे में आकर उन्हें अपना राजा बना देती हैं। उन्हीं के हाथ में फिर से शासन सत्ता चली जाती है। विरंगे सियार उसकी चापलूसी कर उसके आसपास पंचायत बना लेते हैं और इस प्रकार उनकी पंचायत में भेड़ों की हित रक्षा के लिए पहला निर्णय ये आता है, उनकी हित रक्षा के लिए पहला कानून ये बनता है कि भेड़ियों को सुबह नाश्ते में एक मुलायम नन्हा कोमल मेमना चाहिए, कोमल भेड़ चाहिए जो भेड़ के बच्चे होते हैं। दोपहर के खाने में एक पूरी भेड़ और शाम को स्वास्थ्य के लिहाज से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। इस प्रकार सुख शांति समृद्धि और सुरक्षा के जिस स्वर्ण युग की कामना के साथ भेड़ें प्रजातंत्र में चुनाव करवाती हैं और उस चुनाव में उस भेड़िए और उसके चापलूसों के चुनाव प्रचार का शिकार होकर पुनः उन्हीं के हाथों में सत्ता सौंप देती हैं और अपने हित रक्षा के लिए जो निर्णय वे अपने जनप्रतिनिधियों से करवाना चाहती हैं उनकी ये आशा सफल नहीं हो पाती।
नहीं सफल हो पाती, क्योंकि वो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाती और अपने जनप्रतिनिधि खड़े ही नहीं करती हैं। उसी भेड़िए और उसके द्वारा जो भेड़ियों की सरकार बनती है, भेड़िए जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें वोट देती हैं और उनकी सरकार बन जाती है और उनकी हित रक्षा के लिए भेड़िए अपने अनुसार ही नियम बना देते हैं। इस प्रकार पुनः सत्ता शोषक वर्ग के हाथ में चली जाती है और पुनः भेड़ों का शोषण शुरू हो जाता है। प्रजातंत्र में ये खेल इसी प्रकार चलता रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि जिसका शासन होता है वह यही चाहता है कि शासन उसके पास ही अक्षुण्ण रहे, सदैव रहे, हमेशा रहे। वह उसे बदलना नहीं चाहता और बदलने ना पाए इसके लिए वह भरपूर प्रयास करता है और इसके लिए बूढ़े सियार और उसके रंगे सियारों जैसे तमाम लोगों की मदद लेकर चुनाव का प्रचार प्रसार करवाता है। लोकतंत्र की इस वास्तविकता को भेड़ियों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने प्रस्तुत किया है, ताकि जनसाधारण विचार कर सके कि चुनाव में वह अपने मतदान का प्रयोग कैसे करें, कैसे सही जनप्रतिनिधि चुनें। उनके इस उद्देश्य में कितनी सफलता मिलती है, यह पाठकों के विचार पर निर्भर करता है और लोकतंत्र की इस व्यवस्था पर करारा चोट करने का उनका जो प्रयास है वह पूर्णतः सार्थक नजर आता है। तो ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। कहानी के प्रश्नोत्तर के PDF आपको प्राप्त हो रहे हैं। उम्मीद है आप उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे होंगे। यह क्रम जारी रहेगा। तब तक के लिए